हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यूपीएससी पीवाईक्यू कर रहे थे फ्रेंड्स। यूपीएससी पीवाईक्यू पीटी का है ना फ्रेंड्स। पीटी मैंने प्रीलिम्स है ना। प्रीलिम्स एग्जाम आपका होता है पार्ट में, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, आपको पता होगा। आइए हम लोग प्रीलिम्स का भी पीवाईक्यू कर रहे हैं, मेडिवल इंडिया का, ठीक है। और ये ईयर कौन सा है फ्रेंड्स? ईयर है 1998। कौन सा ईयर है यहाँ गौर करिए, 1998 ही, ठीक है, 1998। और 10 क्वेश्चन पूछा था। कितना क्वेश्चन पूछा था? 10 क्वेश्चन। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। आइए अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करिए, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, ठीक है। अहदी में घुड़सवार सिपाही थे। अहदी में घुड़सवार सिपाही क्या थे बताइए? जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया, सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, या जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया। इन कथनों में से है ना, इन कथनों में से कौन सा आपको सही है बताइए? सही है, यहाँ पूछ रहे हैं, सब में अलग अलग पूछा है ना। सही है, देखिए 1 3 4 सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 सही है, और 1 और 4 सही है। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इसका? इसका हो जाएगा आपका ये 1 3 1 2 3 सही है, 1 2 3, 4 नंबर गलत है, 4 नंबर गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन समझिए। अहदी में घुड़सवार सिपाही जो थे, इन्होंने क्या किया था? अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की थी, ठीक है। एकाकी प्रदान करते थे सेवाएं। और सरदार, किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया था, किसी सरदार के साथ नहीं। सम्राट ही जिसका आसन कर्नल था, ठीक है, सम्राट ही इसका कर्नल था। अहदी घुड़सवार के बारे में थोड़ा सा और आप लिख लीजिए। मैं मान रहा हूँ कि आप ये चीजें नोट्स बनाते चल रहे पीवाईक्यू का। ये बहुत पुराने पीवाईक्यू फ्रेंड्स, और हिस्ट्री में आपको बहुत काम देंगे, ठीक है। आप आइए, ठीक है, मैं जो करवा रहा हूँ बस करिए। मुगल शासक सीधे ही अपनी सेवा में ले लेते है ना। मुगल शासक इनको क्या करते? सीधे ही सेवा में ले लेते, किसको? अहदी घोड़सवार को, है ना। नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था, इसका इसका सम्राट स्वयं नियुक्ति करता था। सम्राट के अत्यंत विश्वसनीय सैनिक थे ये। उन सैनिकों में गिने जाते थे जो सम्राट के अत्यंत करीबी और विश्वसनीय थे, है ना। इनका अपना सेना अध्यक्ष होता था, इनका अपना सेना अध्यक्ष होता था। और ये डायरेक्ट आप सम्राट के ही नेतृत्व में काम करते थे, ये बात पता है आपको। इसका अपना सेना अध्यक्ष होता था। अत्यंत ऊंचा वेतन होता था इन लोगों का। अहदी घुड़सवार उस वक्त के बहुत ही बेहतरीन घुड़सवारों में से एक थे। आइए क्वेश्चन नंबर ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर पे मत जाइए, आप क्वेश्चन सॉल्व करिए बस। इन है ना, इस प्रश्न में 2 वक्तव्य है, एक को कथन ए और दूसरे को कथन आर कहा गया है। इन दोनों वक्तव्यों में सावधानी पूर्वक परीक्षण कर इस प्रश्न का के उत्तर नीचे दिए गए कूटों की सहायता से चुनिए। देखा फ्रेंड्स, इतना लंबा ये चीजें हमें पता होती है कि ए और आर है और नीचे दिए गए कूटों से पढ़ना है, पर फिर भी मैंने पढ़ा ना। तो ये चीजों को आपको सीखना है, हैबिट है ये, पढ़ना है आपको। बहुत जल्दी पढ़ लेंगे आप एग्जाम सेंटर में अगर जाएंगे तो, अगर प्रैक्टिस रहेगा तो, है ना। कथन ए क्या बोल रहा है? प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था। तुर्की प्रशासन क्या था? पहले शुरू में सैनिक प्रधान था। आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो जाइए मेरा प्लेलिस्ट में जाइए और साथ साथ पढ़ते चलिए, सब आपका हो जाएगा, ठीक है। कथन आर क्या कह रहे? कथन ये बोला है कि प्रारंभ में तुर्की प्रशासन जो था वो सैनिक प्रधान था। और दूसरा बोल रहा है कि अग्रणीय सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंडित, है ना, खंड विभाजित किया गया था। एकता के रूप में खंड विभाजित किया था। कूट इसे बोलते हैं फ्रेंड्स कि इसकी सहायता से दिए गए ऑप्शंस की, है ना। बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है, आर एक स्पष्टीकरण करता है। ए आर दोनों सही है पर आर एक स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। आप बताइए फ्रेंड्स कि इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? इसका आंसर हो जाएगा ये बी नंबर ना, कि ए और दोनों सही है, पर क्या है कि आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं करता है। आप यहाँ देखिए, ये भी सही है और ये भी सही है, पर ये जो है इसका स्पष्टीकरण नहीं करता है, ठीक है। आगे समझते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देखिए। प्रारंभ में तुर्की शासन जो था वो सैनिक प्रधान था, ये कथन एकदम सही है। और अग्रणीय सैनिक जो है नायकों के बीच देशों को एकता के रूप में विभाजित किया गया था, ये भी कथन सही है, पर व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि ये तुर्की प्रशासन का बात चल रहा है, यहाँ सैनिक प्रधान है, ठीक है। और यहाँ क्या है कि सैनिक नायकों का बात चल रहा है, और जो कि देश एकताओं का बात चल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों अलग चीजें हैं, बट लेकिन सही है दोनों। आइए इसको आप करके देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मैंने कहा था ना टाइम पीरियड ये पूछता है, इस प्रकार से आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा बट ऐसे मैच करने दे देगा, ताकि ये आपको पता रहेगा कि कौन सा टाइम पीरियड पहले क्या हुआ, है ना। तो आप सिर्फ इतना भी याद रखिएगा कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, तो आप सॉल्व करने का कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन कुछ चीजों को आप लिखते चलिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए,
है ना, सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके उत्तर चुनिए। तो सूची एक यहाँ देखिए फ्रेंड्स, और सूची दो। सूची एक क्या है, आपको कहा जा रहा है, यहाँ देखिए सूची एक क्या कहा जा रहा है कि देखिए, नहीं नहीं ऐसा नहीं, सूची एक में है देखिए ऐसे 1500 आपको 1556, 1600, 1686, 1739। ठीक है फ्रेंड्स, ये इधर है ना। उसका इधर क्या, हल्दी घाटी का युद्ध, फिर है नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा, शिवाजी का देहांत और ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया जाना। ईस्ट इंडिया कंपनी को जो अधिकार पत्र प्रदान किया गया वो अकबर का राज्यारोहण। तो आपको क्या क्या याद होना चाहिए, हल्दी घाटी का युद्ध तो आपको याद होना चाहिए, शिवाजी का देहांत याद होना चाहिए, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को पत्र, अकबर का राज्यारोहण याद होना चाहिए। बेसिक चीजें हैं तीन को, और ये सब आप अगर पढ़े होंगे तो आपको याद होगा। ठीक है, तो आप यहाँ कूट का मदद करिए, देखिए कूट से मदद लीजिए और यहाँ पर सॉल्व करिए कि ए का क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा। आप कुछ एलिमिनेट भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। यहाँ देखिए बी आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, बी। एक मिनट मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट फ्रेंड्स, इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। यहाँ देखिए ए का 5 हो जाएगा है ना, बी का 4, सी का 3 और डी का 2। आइए यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है, देखिए 1556 में क्या हो गया कि अकबर का राज्यारोहण हो गया। 1556 में अकबर गद्दी पर बैठा, ये आपको पता होना चाहिए, 1556 में गद्दी पर बैठा है ना। आप लिखते चलिए कुछ चीजों को। ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र कब मिला, 1600 ईस्वी। अभी क्लास 8 की एनसीईआरटी चल रही है, आप जाइए चैप्टर नंबर 2 देखिए, आपको पहला लाइन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, जो पहला लाइन है वो यही है कि 1600 ईस्वी में भारत पे आया और एलिजाबेथ कौन थी वहां के ये एलिजाबेथ थी ना वो, नाम क्या था उनका लिखिए, और वो जो थी महारानी वहां की, उनसे ये परमिशन ले गए और वो एक इजाजतनामा दे के उनको यहाँ पर भेज दिया गया। तो ये 1600 ईस्वी में, ठीक है। 1556 में क्या हुआ, अकबर गद्दी पर बैठा। शिवाजी का देहांत आपको याद होगा 1686 में, 1686 में शिवाजी का देहांत हो गया था, दुखद घटना थी। आइए 1739 में क्या हुआ था, नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हो गया था 1739 में। तो आपको ये टाइम पीरियड याद होना चाहिए। आइए दिए गए देखिए फ्रेंड्स, मानचित्रों का क्वेश्चन आ रहा है उस टाइम पीरियड में, ठीक है। दिए गए मानचित्रों में छायांकित भाग एक कलावधि विशेष में अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है। ये अकबर टाइम पीरियड का है फ्रेंड्स। अकबर, ये भी बता दिया गया कि ये जो है अकबर टाइम पीरियड का। प्राचीन भारत में पूछा था कि मैप देखे यह किसके काल में है ना, लेकिन यहाँ बता दिया गया कि यह अकबर के साम्राज्य का। और यहाँ क्या बताया कि दो जो है स्वतंत्र देश के पर्याचक और एक जो है एक नगर की स्थिति दिखाता है ना। एक 2 नंबर जो यहाँ पे दिखाया गया वो, और 1 नंबर जो दिखाया गया वो नगर की स्थिति दिखाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, जानकारी देता है, आप बताइए सही जानकारी कौन दे रहा है। यहाँ पर है एक और यहाँ पे है, यहाँ देखिए एक और यहाँ पे दो है ना, एक और यहाँ पे दो। आइए देखते हैं, इसको देखिए और बताइए कि 1700 टाइम पीरियड भी है 1757। ए में क्या बता रहा है, 1757 में अकबर, पहला क्षेत्र है गोलकोंडा, दूसरा लाहौर। यहाँ बोल रहा है 1557 में, दूसरा में अकबर कहीं कायल है, और ये खानदेश और मुल्तान है। 1605 में अकबर है, गोलकोंडा है और मुल्तान है। और यहाँ डी नंबर में है 1605 में अकबर जो है गोलकोंडा है और लाहौर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका क्षेत्र, ये और ये क्षेत्र, दूसरा क्षेत्र। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें समझनी होगी फ्रेंड्स। 14 नंबर का देखिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन समझिए। अकबर का जो मानचित्र है, इसमें जो बी और ए है फ्रेंड्स, ठीक है, बी और ए जो है यहाँ समझिए। पहला क्या है, ये गोलकोंडा है, ये गोलकोंडा क्षेत्र है फ्रेंड्स, और ये लाहौर वाला क्षेत्र है दूसरा। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आप जान गए। तो यहाँ देखिए कुछ चीजें लिखा गया। छायांकित भाग एक जो है वो अकबर के साम्राज्य के लाहौर नगर को दर्शाता है। कौन सा दर्शाता है फ्रेंड्स, लाहौर को। और जबकि क्रमशः दो संख्या जो है वो गोलकोंडा क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो लाहौर और गोलकोंडा, कौन सा, लाहौर और गोलकोंडा, नीचे वाला गोलकोंडा, ऊपर वाला लाहौर। ठीक है, और आप जब इन सब चीजों के बारे में पढ़ें कभी, ठीक है, और इस टाइम पीरियड को, तो आप इसको बारे में थोड़ा ध्यान रखिए। 1557 के टाइम पीरियड को अच्छे से पढ़िए। गोलकोंडा, खानदेश, मुल्तान, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। आइए कांधार के निकल देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स, कांधार के निकल जाने से मुगल साम्राज्य को कितना बड़ा धक्का पहुंचा। जब कंधार निकल गया हाथ से तो मुगल साम्राज्य को कितना धक्का मिला, बताइए। प्राकृतिक संसाधनों से के दृष्टिकोण से बताइए, और बताइए मध्यवर्ती राज्य क्षेत्र, बफर टेरिटरी के दृष्टिकोण से, संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से,
सामरिक महत्व, स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना, स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड के केंद्र केंद्र के दृष्टिकोण से। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा 15 का? 15 का सी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? सी। यहाँ देखिए सी हो जाएगा इसका। संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, देखिए। कंधार के निकल जाने से मुगल सम्राट को एक बड़ा धक्का पहुंचा संचार व्यवस्था के दृष्टिकोण से। कंधार जो था मुगल सम्राट के पश्चिमी भाग का महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र था। जब पश्चिमी भाग में कंधार निकल गया तो पश्चिमी से जो ये कोऑर्डिनेशन था वो टूट गया फ्रेंड्स, है ना। इसे संचार व्यवस्था को चोट पहुंचा। निकल जाने से पश्चिमी एशिया से कोई भी आक्रमणकारी आसानी से पंजाब तक पहुंच सकता था। तो पश्चिम से जो आने वाले आक्रमणकारी थे वो पंजाब तक कभी भी पहुंच सकते थे, क्योंकि संचार व्यवस्था कंधार के जाने से मुगलों के हाथ से निकल गया था फ्रेंड्स। ये चीज चाहिए। आप एनसीईआरटी पढ़िए ना फ्रेंड्स, जो मैं पढ़वा रहा हूँ एनसीईआरटी, जो बेसिक तरीके से मैं पढ़वा रहा हूँ उसको जाइए, प्लेलिस्ट को देखिए, चैनल को जुड़े रहिए ताकि वो सारी वीडियोस जाएं आप तक, ठीक है। और वो प्लेलिस्ट बन जाए उससे पहले आप साथ साथ चलते रहिए, ताकि ये सारे स्टोरी वाइज आपको सब चीज बेसिकली बेसिक मेथड में आपको समझ आ पाए। समझ रहे फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसको बनाइए। क्वेश्चन नंबर 16 है ना। तो टोटल 10 क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिए इसको बनाने क्वेश्चन। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, वह कौन था? आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स। दिल्ली का ये सुल्तान था और नहरों के लिए प्रसिद्ध था, कि भारत में जो नहरों का निर्माण था वो इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। किसने बनाया फ्रेंड्स सबसे ज्यादा? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनाया। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का एक बड़ा सा भारत में जाल बिछा दिया, ठीक है। नहर ही नहर, आपको इसके बारे में पढ़ने को मिलेगा। आइए फ्रेंड्स आगे बनाते हैं। तो यहाँ पे कुछ बताया गया कि दिल्ली में जो सुल्तान था नहरों के बारे में वो फिरोज शाह तुगलक थे, ये हम लोग को पता है फ्रेंड्स। आइए गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आप जब पढ़े तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या है कि नहर का निर्माण करने वाला पहला मध्यकालीन सुल्तान था, ये कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। आपको ये पता होना चाहिए फ्रेंड्स। इन्होंने जाल नहीं बिछाया पूरा नहरों का, लेकिन ये पहले निर्माण करता थे नहर का। तो नहर का जो निर्माण करता पहला था वो कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ये आपको याद रखना है, लिख लीजिए फ्रेंड्स। और फिर इल्तुतमिश और सिकंदर लोदी के बारे में आप जब पढ़ें तो थोड़ा ध्यान रखिए उन चीजों को। आइए फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ा समझते हैं। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सुल्तान काल में सबसे अधिक नहरों का निर्माण कराया था इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक। यही ऊपर के ऑप्शन में हमने देखा। 5 नहर सिंचाई की सुविधा के लिए बनाए गए थे। कौन कौन सा थोड़ा समझिए। यमुना से हिसार जो है 150 मील, है ना। समझ रहे फ्रेंड्स? एक बार कल्पना कीजिए उस टाइम पीरियड में। सतलज से घग्गर 96 मील, ठीक है। सिरमौर की पहाड़ी से हांसी तक, यमुना से फिरोजाबाद तक और घग्गर से फिरोजाबाद तक, इतने नहरों का निर्माण उन्होंने किया। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। निम्नलिखित पर विचार करें, ठीक है। तुगलकाबाद है ना, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, कुतुब मीनार, आप फतेहपुर सिकरी, कहाँ पे आप गए फ्रेंड्स? कहीं पे आप गए इन क्षेत्रों में? बताइए आप कहीं पे गए हैं? कुतुब मीनार देखा आपने? कुतुब मीनार, फिरोज शाह सिकरी जो है फिरोज है ना, फतेहपुर सिकरी क्या आपने देखा है? या लोधी गार्डन गए हैं या तुगलकाबाद किला गया है? आपको अपनी संस्कृति पर गर्व होना चाहिए फ्रेंड्स, और आपको इन जगहों पर जाना चाहिए अगर आपको कभी मौका मिला। अगर कोई गए हैं तो कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा अनुभव आपको वहां मिला। सही कालानुक्रम बनाइए कि किसका निर्माण पहले हुआ और फिर बाद हुआ। मैंने बताया था फ्रेंड्स आपको डेट याद नहीं रखना है, बट आपको पता होना चाहिए कि पहले ये बना है क्योंकि ये इस टाइम पीरियड में बना, ये इस टाइम पीरियड में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शंस देखिए और आंसर करने का कोशिश करिए फ्रेंड्स, खुद से देखिए। आइए 17 नंबर का बताइए पहले क्या हुआ था। 17 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी। 3 1 2 4, 3 1, देखिए फ्रेंड्स 3 1 2 4। क्या समझिए, सबसे पहले कुतुब मीनार बना फ्रेंड्स, उसके बाद तुगलकाबाद किला बना, उसके बाद लोधी गार्डन और उसके बाद फतेहपुर सिकरी। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया फ्रेंड, देखिए कालानुक्रम दिया गया है। कुतुब मीनार कब बना, टाइम पीरियड देखिए। कुतुब मीनार सबसे पहले बना और ये 1200 से 600 1206 से 1210 के टाइम पीरियड में कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया। कुतुब मीनार इन्हीं के नाम पर भी पड़ा है ये चीज। तुगलकाबाद किला कब बना? 1414 से 1451 तक गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनाया गया, ये दूसरा नंबर पे। और तीसरा नंबर पे लोधी गार्डन है फ्रेंड्स। गार्डन का एक बहुत बढ़िया व्यापक रूप है, आप जाके देखिए कभी, अगर नहीं देख पा रहे तो नेट में आप सर्च करिए, आप देखिए उन चीजों को, पर वहां जाके आप देखिए तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। 1451 से 1526 तक लोधी शासकों द्वारा बनाया गया। और फतेहपुर सिकरी जो है
ये बनाया गया था आपको 1569 में, है ना, अकबर द्वारा बनाया गया था फतेहपुर सीकरी, आपको पता होना चाहिए। ये चीजें आप देखिए, इसको नोट डाउन करिए फ्रेंड्स, ये कालानुक्रम, और जब एनसीईआरटी में आप पढ़े तो इसको ध्यान रखिए, नहीं तो आप लिख ही लीजिए तो आपको फायदा होगा फ्रेंड्स। आइए कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, बताइए सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था। सल्तनत काल का टाइम पीरियड बताया गया और फवाजिल का अर्थ पूछा है फ्रेंड्स, आसान कर दिया आपको पूछ के, फवाजिल बताइए। अभिजात वर्ग है ना, नोबल्स को दिया जाने वाला अतिरिक्त भुगतान था, या वेतन के बदले निर्धारित माल गुजारी था, या इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा कर की जाने वाली अतिरिक्त राशि थी, या कृषकों से की जाने वाली गैर कानूनी वसूली थी। फ्रेंड्स अब बताइए, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए आप, इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्तेदारों द्वारा सरकारी खजाने में जो जमा करने वाले जो कुछ अतिरिक्त राशि था वो जमा करते थे, उसी को क्या कहा जाता है, फवाजील। ठीक है, फवाजील, ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। आइए सल्तनत काल में फवाजील का अर्थ क्या होता था फ्रेंड्स, इक्तेदार द्वारा जो सरकारी खजाने में जमा किए जाने वाला फवाजील था, उसी को अतिरिक्त राशि, उसी को फवाजील कहते थे। कृषकों से की जाने वाली जो गैर वसूली थी, कानूनी जबरन कानूनी, इसके बारे में आपको ध्यान से थोड़ा पढ़ना है, ऐसा जब टाइम पीरियड में आएगा। वेतन के बदले जो निर्धारित माल गुजारी दिए जाते थे, वो आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा उस टाइम, जो आपको थोड़ा एक्टिवली समझना है चीजों को। अभिजात वर्ग नोबेल्स के बारे में आपको थोड़ा सा, जो उनको दिए जाने वाले अतिरिक्त भुगतान को क्या कहते थे, क्या उसके लिए कोई कीवर्ड थे फ्रेंड्स, उसको आपको याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए फ्रेंड्स, कथन ए और कथन आर। कथन ए क्या बोलता है कि शाहजहां के शासन काल में दारा सिकोह को बल्ख बदख्शां और कंधार के अभियान पर भेजा गया। ठीक है फ्रेंड्स, शाहजहां के टाइम पीरियड में जो कौन थे फ्रेंड्स, आप जानते हैं, सिकोह को बल्ख बक्सा बदखसा, है ना फ्रेंड्स, क्योंकि लाइंस आ जाने की वजह से, और कंधार के अभियान पर इन दोनों को भेजा गया। एक पहला है, और दूसरा कथन क्या है, शाहजहां द्वारा मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान अभ्युदय अद्भुत रूप से सफल रहा। आप बताइए, नीचे दिए कूट के सही उत्तर चुनिए। कथन ए और आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है, ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। इसका बताइए, आप इसको पॉज करिए, इसको पढ़िए, 2 मिनट सोचिए 19 का, और बनाने का ट्राई करिए फ्रेंड्स। इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा फ्रेंड्स, आर गलत है ना फ्रेंड्स, और ए सही है, ए सही है और आर गलत है, ए सही है और आर गलत है, क्योंकि यहाँ देखिए सफल हुआ था फ्रेंड्स ये अभियान। बताइए शाहजहां द्वारा जो भेजा गया था पूर्व मध्य में अभियान, सफल हुआ था क्या। आइए देखते हैं कुछ चीजें। शाहजहां के शासनकाल के द्वारा सिकोह को बल्ख बदस्क बदस्क और कंधार के अभियान पर जो भेजा गया था, ये चीज सही है फ्रेंड्स। दूसरा क्या है कि शाहजहां द्वारा द्वारा जो मध्य पूर्व को भेजा गया अभियान था वो असफल हो गया था, ये कथन सही हो जाएगा। ठीक है, सफल नहीं रहा था फ्रेंड। और आगे देखिए, दारा सिकोह बल्ख अभियान में नहीं, है ना, अभियान में नहीं, कंधार के अभियान में था। ठीक है, ये बल्ख के अभियान में नहीं था, दारा सिकोह जो थे ये बल्ख के अभियान में नहीं था, और ये कंधार के अभियान में था। ये आप लिखिए, बल्ख और बदस्खां बदस्क जो है को जीतने के लिए 1646 ईस्वी में शाहजहां मुराद और अली मर्दन को भी भेजा था, और 1647 में औरंगजेब और शाह सुजा, है ना, को शाहजहां ने भेजा था। ये भी आप चीजें को लिखते चलिए, कुछ चीजें आप याद रखिए। आइए ये लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको बनाने का ट्राई करिए। शिवाजी के अष्ट प्रधान के जो सदस्य विदेशी मामलों को देख रेख करते थे, उसे क्या कहा जाता था, पेशवा, सचिव, पंडित राव, या सुमंत, है ना, सुमंत। बताइए फ्रेंड्स क्या कहा जाता था। आपने शिवाजी पर बनी फिल्में देखी है कि नहीं, उसमें जो चीजें पेशवा, पंडित राव और सचिव और ये सुमंत कहा जाता था, इन कैरेक्टर्स को क्या आपने देखा है, तो आप अगर देखे हैं तो बता पाएंगे कि सुमंत, है ना, डी सुमंत, इसी को क्या, ये विदेशी मामलों की देखरेख करने के लिए बने थे। थोड़ा सा एक्सप्लेन देख लीजिए कि जो शिवाजी के अष्ट प्रधान थे सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख, वो सुमंत थे। ठीक है, अष्ट प्रधान मतलब मंत्रियों की एक परिषद थी फ्रेंड्स, जिसमें पेशवा रहते थे। पेशवा कौन थे, मुख्यमंत्री संपूर्ण प्रशासन का पर्यवेक्षण करते थे एवं निरीक्षण करते थे। लोक हित की रक्षा करना इनका कर्तव्य था पेशवा का।
वित्त या फिर मजुमदार जो थे वो वित्त मंत्री थे। आपको ये लिख लेना है फ्रेंड्स, ये बहुत मेहनत से आपको बनाए गए नोट्स थे, इसको आप लिखिए। सचिव जो थे वो पत्राचार विभाग की देखरेख, महलों एवं परगनों की हिसाब किताब का जांच करने वाले ये चीज सचिव थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो महलों की जांच करते हैं। या देखिए मंत्री या वाकिया नवीस है ना, नवीस ये मंत्री या वाकिया नवीस जो थे ये क्या थे, दरबारी कार्यों का या फिर लेखा जोखा देखते थे। और दरबारी या सुमंत कौन थे, ये विदेशी विभाग के प्रधान थे, है ना। आपको ये पता होना चाहिए। सेनापति जो थे इसको बोलते सर ए नौबत, ये सेना का नेतृत्व करते थे, सर ए नौबत सेनापति बोलते हैं इसको। पंडित राव जो थे ये दानाध्यक्ष थे। धार्मिक मामलों में छत्रपति का मुख्य परामर्शदाता थे। तो ये क्या है कि परामर्श देते थे शिवाजी को कि किन धार्मिक कार्यों को करना चाहिए, है ना, कितने दान, उनके बारे में यही ध्यान रखते थे। ठीक है फ्रेंड्स, पंडित राव है ना। और न्यायाधीश कौन थे फ्रेंड्स, न्यायाधीश जो थे न्याय विभाग का प्रधान होता था न्यायाधीश। तो आप इसकी आप ये मंत्रियों की जो परिषद है वो आपने देखा है ना। थैंक यू फ्रेंड्स, इस तरह करके हम लोग सारे पीवाईक्यूज कर लेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाके देखते रहिए फ्रेंड्स। थैंक यू।